प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, पेडिग्री एनालिसिस। अक्सर पेडिग्री से एक सवाल आ जाता है। अब चूंकि एम्स भी शामिल हो गया है नीट के अंदर, तो पेडिग्री के सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम तुम्हें पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि कोई पेडिग्री अगर दे रखी है तो उसको तुम 1 मिनट के अंदर कैसे पहचानोगे कि ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है, या ये रिसेसिव है, या ये डोमिनेंट है। तो किसी भी पेडिग्री को 1 मिनट के अंदर तुमको कैसे पहचानना है, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में बताएंगे और भी कई सारी चीजें बताएंगे जिससे कि तुम पेडिग्री को आसानी से पहचान सकोगे। तो हम लोग आज पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री का विश्लेषण करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे ये सीखेंगे इस लेक्चर में। देखो, पेडिग्री होता क्या है? पेडिग्री होता क्या है? लिखा अ फैमिली ट्री दैट डिस्प्लेज सेवरल जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली ट्री होता है जो किसी भी फैमिली की बहुत सारी जनरेशन को डिस्प्ले करता है। जैसे इधर देखो, ये है, इसमें देखो ये तुम्हारी पेडिग्री है। ये क्या है? ये पेडिग्री है, ये भी एक पेडिग्री है। इसमें ये जो जनरेशन है ये फर्स्ट जनरेशन कह लो, ये है फर्स्ट जनरेशन और ये है नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या है? ये है नेक्स्ट जनरेशन। तो पेडिग्री इस तरह से एक डायग्राम के फॉर्म में बनाई जाती है। इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं पेडिग्री ट्री। इस पेडिग्री ट्री में कई एक जनरेशंस दिखाई जाती हैं कुछ सिंबल्स की मदद से। तो तुमने देखा यहां पर 2 जनरेशन दिख रहे हैं, एक ये जनरेशन और एक ये जनरेशन। बाकी सिंबल्स के बारे में तुम जानते होगे कि ये जो सर्कल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये स्क्वायर है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और बीच में जो लाइन आ रही है इनके बीच में मीटिंग या मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। ये डिसेंट यानी इनके बच्चे हैं, यहां पर ये नेक्स्ट जनरेशन, इन दोनों के बच्चे हैं। इनमें से पहला बच्चा मेल है, दूसरा बच्चा फीमेल है, तीसरा बच्चा मेल है और चौथा बच्चा फीमेल है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स को हम लोग इसको अंदर से फिलअप नहीं करते हैं। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, जिनको बीमारी है, उनको अंदर फिलअप कर दिया जाता है, जैसे इसको ब्लैक से फिल कर दिया गया है। तो ये अफेक्टेड को बता रहा है, यानी एक नॉर्मल फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से होती है और उनके 4 बच्चे होते हैं। उन 4 बच्चों में जो पहला बच्चा है वो मेल है और ये नॉर्मल है, दूसरा बच्चा फीमेल है और ये अफेक्टेड है, और तीसरा बच्चा मेल है और ये भी अफेक्टेड है, चौथा बच्चा फीमेल है, ये नॉर्मल है। कैसा ये नॉर्मल है। तो ये 2 जनरेशन का चार्ट है। इसके अलावा और भी जनरेशन आगे हो सकती हैं। तो एक पेडिग्री जो हम लोग बनाते हैं उसमें कई एक जनरेशंस को हम दिखा सकते हैं, और कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको पता लग जाता है इसमें किन किन को ये डिसऑर्डर हुआ है। तो ये पेडिग्री ट्री या पेडिग्री चार्ट कहलाता है। इसकी मदद से किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को हम उस फैमिली में ट्रेस कर सकते हैं, वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। जो ट्रेस करना एनालिसिस है। फिर से वापस आते हैं, तो पेडिग्री तुम समझ गए, पेडिग्री एक चार्ट की तरह है, फैमिली ट्री है। हमने दिखाई है ट्री जैसा दिखाई दे रहा, फैमिली ट्री है दैट डिस्प्लेज सेवरल जनरेशंस। इसमें कई एक जनरेशन, 2 या 2 से अधिक जनरेशन के बारे में को डिस्प्ले किया जाता है। किसी एक फैमिली की 2 या 2 से अधिक जनरेशन का इस ट्री के अंदर प्रदर्शन होता है, इसको दिखाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालिसिस क्या होती है? इट इज डन टू एस्टैब्लिश द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर और जेनेटिक डिसऑर्डर। इस फैमिली के अंदर कोई कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हम देखना चाहते हैं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाना चाहते हैं। ये कैसे मूव कर रहा है इस फैमिली के अंदर, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस करना, ये एनालिसिस है। पेडिग्री क्या हो गई? पेडिग्री एक ट्री हो गई जिसमें 2 या 2 से अधिक जनरेशंस के बारे में दिखाया जाता है ट्री के माध्यम से। एनालिसिस क्या हो गई? कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है इस फैमिली में कैसे मूव कर रहा है, किन किन बच्चों में हो रहा है, ये एनालिसिस है। क्या ये एनालिसिस है। इस पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? ये पेडिग्री ट्री क्यों बनाते हैं, इसकी एनालिसिस क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर और जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उस फैमिली में कैसे कैसे आ रहा है, यानी मान लो किसी एक मेल बच्चे को हुआ, ये मेल बच्चे को अपने फादर से आया या मदर से आया, ये पता लगाया जा सकता है।
मान लो मदर से आया, और उस मदर को ये डिसऑर्डर उसके फादर से आया या उसकी मदर से आया, मान लो फादर से आया, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर इस फैमिली ट्री में कैसे मूव कर रहा है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं इस पेडिग्री चार्ट की मदद से या पेडिग्री ट्री की मदद से। इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया, पहला सिग्निफिकेंस कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस किया जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर आज इस बच्चे को है तो ये कहां से आया है, इसकी मां से आया या फादर से आया, अगर मां से आया तो मां को कहां से आया, उसके फादर से आया, उसकी मां से आया, मान लो फादर से आया, तो इस तरीके से उस फैमिली के अंदर ट्रेस किया है। और ये भी पता लगाया जा सकता है इस पेडिग्री ट्री के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये डिसऑर्डर हुआ है, तो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस किया जा सकता है इस पेडिग्री एनालिसिस की मदद से। दूसरा, यूज्ड बाय जेनेटिक काउंसलर, इस पेडिग्री की मदद लेते हैं जेनेटिक काउंसलर। जेनेटिक काउंसलर क्या होते हैं? जेनेटिक काउंसलर वो होते हैं, मान लो दो एक मेल और फीमेल ही शादी करना चाहते हैं, तो जेनेटिक काउंसलर्स की मदद ली जाती है कि इनकी शादी होने दी जाए या नहीं होने दी जाए। तो वो करते क्या है कि दोनों की पेडिग्री की एनालिसिस करते हैं, उनकी फैमिली की, और ये बताते हैं कि मान लो इनकी शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं और उन बच्चों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो जेनेटिक काउंसलर ये बता देगा कि अगर दो लोग हैं और इनकी शादी होती है और इनके बच्चों में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा हो जाना उस फैमिली के लिए भी दिक्कत की बात हो जाएगी और उस देश के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, वो देश के ऊपर और फैमिली के ऊपर बोझ हो जाएगा। तो जेनेटिक काउंसलर ऐसी शादी को होने से रोकते हैं, वो नहीं होने देते। इंडिया में तो कुछ होता नहीं, इंडिया में तो गुण मिलाए जाते हैं कि कितने कितने गुण मिल रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में जेनेटिक काउंसलर होते हैं, वो ये तय करते हैं कि इस मेल की शादी इस फीमेल से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये उन दोनों की पेडिग्री की एनालिसिस करते हैं फैमिली की, और ये तय करते हैं कि आने वाली जनरेशन में कोई ऐसे बच्चे तो पैदा नहीं होंगे जिनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हो सकता है तो उन दोनों की शादी को अवॉइड किया जाएगा, ऐसा जेनेटिक काउंसलर उनको बताते हैं। तो जेनेटिक काउंसलर क्या हेल्प करते हैं, देखो फिर से देखो, यूज्ड बाय जेनेटिक काउंसलर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन इन केस फैमिली हिस्ट्री ऑफ कपल दैट हैज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक काउंसलर ये पता लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन इन केस फैमिली हिस्ट्री ऑफ कपल दैट हैज जेनेटिक डिसऑर्डर। मान लो किसी एक फैमिली के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये जेनेटिक काउंसलर ये बता देंगे कि उनके बच्चों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने बच्चे इस बीमारी से आने वाले बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक काउंसलर ये तय कर लेते हैं कि जो शादी करने के लिए आए हैं, इनके शादी करने के बाद इनके बच्चों में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आगे आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर आ सकता तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा कि इनकी शादी ना होने दी जाए, या शादी हो तो उनके बच्चे ना हो, वरना बच्चों में बीमारी आ सकती है, या और भी काम की चीजें होती हैं। तो ये ध्यान रखना। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया पेडिग्री का? पेडिग्री की मदद से हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को किसी फैमिली के अंदर हम ट्रेस कर सकते हैं, ये कैसे मूव कर रहा है। दूसरा, जेनेटिक काउंसलर ये पता लगा लेते हैं इस फैमिली में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आने वाले बच्चों में कितना हो सकता है, ये बताते हैं जेनेटिक काउंसलर। चलो इतना हो गया। अब प्रोबैंड क्या होता है? एक शब्द है प्रोबैंड। मान लो कोई इंडिविजुअल है और किसी जेनेटिक बीमारी है उसको, मान लो कोई इंडिविजुअल आया, कोई बच्चा है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या कोई मेल है या कोई इंडिविजुअल बड़ा है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस इंडिविजुअल की मदद से हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को जब हम ट्रेस करते हैं तो उसको हम प्रोबैंड कहते हैं। तो प्रोबैंड वो इंडिविजुअल होता है दैट गिव्स डायरेक्शन टू ट्रेस द जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रेस करने के लिए जिस इंडिविजुअल की मदद लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबैंड। उसे क्या बोलते हैं? प्रोबैंड। तो प्रोबैंड वो इंडिविजुअल है जिसकी मदद से किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस किया जाता है इस फैमिली के अंदर। ठीक, अगर ये प्रोबैंड मेल है, मेल को इंडिविजुअल उसकी मदद से हम ऐसा ट्रेस कर रहे हैं, मेल को हम कहते हैं प्रोपोसिटस। मेल को क्या बोलते हैं? प्रोपोसिटस। और अगर ये इंडिविजुअल फीमेल है तो उसको प्रोपोसिटा कहते हैं, उसको प्रोपोसिटा। तो प्रोबैंड वो इंडिविजुअल है जिसकी मदद से हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस करते हैं, पता लगाते हैं। अगर ये मेल है तो इसे प्रोपोसिटस, और अगर ये फीमेल है तो उसे प्रोपोसिटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम।
टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स के टाइप। दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑटोसोम्स में गड़बड़ी से होते हैं, और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से होते हैं। देखो हम लोग की हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं, हम लोग की हर एक सेल डिप्लॉयड है, जर्म सेल को छोड़ के जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उनमें जो होते हैं 44 ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये फीमेल है तो XX, और अगर ये मेल है तो XY होता है, अगर ये मेल है तो XY होता है। ये तो तुमको मालूम है सब। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा ऑटोसोम में गड़बड़ी से होता है, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर ऑटोसोम्स। इनको ऑटोसोम बोलते हैं, इनको ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम्स। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोम की गड़बड़ी से होता तो ये ऑटोसोमल है। और अगर ये सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से पैदा होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम यानी एल्लोसोम्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं एल्लोसोम्स। अगर सेक्स क्रोमोसोम की वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो ये सेक्स लिंक्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड कहलाता है। तो कितने तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर तुमने देखे, 2 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोमल, ऑटोसोम में गड़बड़ी से होते हैं, और सेक्स लिंक्ड, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, जरा आगे देखते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर पहले देखते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो ऑटोसोम्स हम लोग लिखते कैसे हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में अगर मान लो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये जो भी डिसऑर्डर हैं ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना। तो पेडिग्री जो बनाई जाती है उनमें जो भी डिसऑर्डर हैं दे फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऑटोसोम वाले कितने तरह के हैं, कहोगे 2 तरह के हैं, डोमिनेंट की वजह, डोमिनेंट अलील की वजह से कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए होता है डोमिनेंट, ये तुम्हें मालूम है। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए डोमिनेंट। इस एलील में गड़बड़ी है, इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होंगे वो डोमिनेंट होंगे। या स्मॉल ए होता है रिसेसिव, अगर इस एलील में गड़बड़ी है तो डिसऑर्डर कहलाते हैं रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ध्यान देना, मेंडल में तुमने क्या देखा था, 1:2:1, ये होता है जीनोटिपिक रेशियो, मेंडल में देखा होगा तुमने। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल है और डोमिनेंट एलील की वजह से है तो कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी, इतनी पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी, यानी 4 में से 3 और 75% पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी। ठीक है, और ये वाला नॉर्मल होगा, ये क्या होगा 1/4, ये 1/4 जो है नॉर्मल होगा, और 25% ये नॉर्मल होगा। तो अगर कोई डिसऑर्डर ऑटोसोमल है और वो डोमिनेंट एलील की गड़बड़ी से है तो कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी, 75% पॉपुलेशन अफेक्टेड होगी, यानी 4 में से 3 अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है, यहां पर भी है और यहां पर भी, इसमें नहीं। अगर कोई ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिसेसिव एलील की वजह से है तब क्या होगा, जरा देखो। रिसेसिव एलील की वजह से है तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। रिसेसिव एलील की वजह से है तो ये वाला अफेक्टेड होगा और ये दोनों नॉर्मल होंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, इतने ये तुम्हारे हो गए 1:2:1। इसमें 3/4 ये तो नॉर्मल होंगे, यानी 75% नॉर्मल होंगे, और 1/4 यानी 25% अफेक्टेड होंगे। क्या होंगे, ये अफेक्टेड होंगे। तो अगर कोई ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर डोमिनेंट एलील की वजह से है तो 3/4 यानी 75% पर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे,
और 1/4 यानी 25% नॉर्मल होंगे। अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव है, ऑटोसोमल है और रिसेसिव भी है, तो केवल 25% ही इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, इनमें ध्यान रखना नॉर्मल और कौन से अफेक्टेड होंगे हमने बताया। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल याद कर लेना। इसमें हंटिंगटन्स कोरिया है, पहला डिसऑर्डर जो लिखा है यहां पर वो हंटिंगटन्स कोरिया है। दूसरा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये एक तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेकिन ये डाकनेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है। ये डाकनेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक्स लिंक्ड होती है, वो आगे हम बताएंगे। ये दूसरी मसल की डिस्ट्रॉफी है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पॉलीडेक्टाइली है, एक हाथ में 6 उंगलियां और एक हाथ में 5 उंगलियां, अक्सर देखा हो 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो ये पॉलीडेक्टाइली है। क्या ये पॉलीडेक्टाइली है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से होती है। फिर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्या है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फिर से याद कर लो, हंटिंगटन्स कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। हंटिंगटन्स कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पीकेडी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में, एग्जांपल ज्यादा हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में तुम जानते भी होगे एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, एल कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया और टे सैक्स डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। यानी हर 4 इंडिविजुअल में से एक अफेक्टेड होगा और इसमें हर 4 में से 3 अफेक्टेड होंगे। इस वाले में ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी हर 4 में से 3 अफेक्टेड होंगे इनमें, और उनमें हर 4 में से एक अफेक्टेड होगा। कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, थैलासीमिया, एल्बिनिज्म या सिकल सेल एनीमिया, 25% इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे जिनके पास क्या होगा, स्मॉल ए, दोनों रिसेसिव एलील होंगे। तो रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल फिर से याद करो, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, एल कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया और टे सैक्स डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर तुमने देखे 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल 2 तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट के एग्जांपल हैं हंटिंगटन्स कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये इंपॉर्टेंट। रिसेसिव में जो इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, एल कैप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया और टे सैक्स डिजीज। इसको याद कर लेना बेटा, इसमें से पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, या ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव ना लिखा हो ऑप्शन में तो डिजीज के नाम लिखे होंगे, तो ये डिजीज के नाम से तुम जान जाना कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये बहुत अच्छे से सीख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब सेक्स लिंक्ड में आते हैं। सेक्स लिंक्ड में जो है एक्स लिंक्ड है और वाई लिंक्ड है। देखो सेक्स लिंक्ड में सेक्स क्रोमोसोम तो 2 तरह के हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल में 1 एक्स और 1 वाई है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर का जो जीन है इन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है तो ऐसे डिसऑर्डर कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर एक्स क्रोमोसोम पर किसी बीमारी का जीन है, जैसे हीमोफीलिया है, तो वो एक्स लिंक्ड हो जाएगा। अगर वाई क्रोमोसोम पर किसी बीमारी का जीन है तो वो वाई लिंक्ड हो जाएगा। वाई लिंक्ड देख लेते हैं। वाई लिंक्ड में ज्यादा कुछ नहीं देखना है। वाई लिंक्ड में 2 तुम ध्यान रखना, हाइपरट्राइकोसिस, कान पे अधिक बाल हो जाना, और दूसरा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, हाइपरट्राइकोसिस और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इन बीमारियों के जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर हैं। और ये वाई क्रोमोसोम ध्यान रखना फादर से मेल चाइल्ड में जाता है 100%।
अगर किसी फादर के कान पे बाल हैं तो उसके मेल बच्चे के कान पे बाल 100% होंगे, क्योंकि फादर का वाई क्रोमोसोम मेल बच्चे में जाना ही जाना है, तभी तो मेल बनेगा। तो अगर फादर के कान पे बाल ज्यादा है, हाइपरट्राइकोसिस है, तो उसके बच्चे के कान पे 100% बाल होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर का उस बच्चे मेल बच्चे में जाना ही जाना है। अगर किसी पेडिग्री में, अगर मान लो ऐसे किसी कोई पेडिग्री दिख रही है, इस तरह की कोई पेडिग्री दिख रही है, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, और मेल है ये अफेक्टेड है, इनके जो है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में 2 मेल हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। अगर ये वाई लिंक्ड है बीमारी, तो वाई लिंक्ड बीमारी तो सभी जितने भी मेल हैं वो सब के सब प्रभावित होंगे। अगर फादर के कान पे बाल हैं तो उसके दोनों बच्चों के कान पे बाल होंगे बहुत ज्यादा, हाइपरट्राइकोसिस। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में सारे के सारे मेल अफेक्टेड होते हैं। ऐसे पेडिग्री को पहचान लोगे। इसके बारे में हम लोग ज्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आसान पेडिग्री है। अगर सभी मेल अफेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं किसी पेडिग्री ट्री के अंदर, तो ये समझ जाना ये वाई लिंक्ड है। क्या ये वाई लिंक्ड? और दूसरा सवाल पूछ सकता है कि जॉन के पिताजी के कान पे बहुत ज्यादा बाल है, हाइपरट्राइकोसिस है, तो जॉन के होगी नहीं? 100% होगी जॉन के, क्योंकि जॉन के पास जो वाई क्रोमोसोम है वो फादर का है और उस वाई क्रोमोसोम पर हाइपरट्राइकोसिस का जीन है। ठीक, क्लियर? आगे देखते हैं। एक्स लिंक्ड वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्स लिंक्ड जो है हमने आगे दे रखा है। एक्स लिंक्ड 2 तरह के हैं। एक्स लिंक्ड यानी अगर कोई डिफेक्टिव जीन है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, तो ऐसी बीमारियां कहलाती हैं, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं एक्स लिंक्ड। क्या कहलाते हैं? एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड भी 2 तरह के हैं, जैसे ऑटोसोमल 2 तरह के थे, ये रिसेसिव भी हो सकते हैं, यानी रिसेसिव जीन की वजह से है डिसऑर्डर, या डोमिनेंट हो सकते हैं, ये डोमिनेंट जीन की वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो ये है फीमेल है एक्स और एक्स, तो एक्स एक्स फीमेल है, और मान लो ये रिसेसिव जीन की वजह से डिसऑर्डर है, और यहां पर स्मॉल सी है, तो ये दोनों ही फीमेल के एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ हो गए, दोनों ही रिसेसिव हो गए, दोनों में स्मॉल सी है, तो ये ऐसी फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, इसकी बीमारी लग जाएगी। अगर ये रिसेसिव है, कौन सी बीमारी है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर फीमेल में देखो है और दोनों में स्मॉल सी यहां लगा है, तो ये अफेक्टेड हो गई। लेकिन अगर यही मेल है और यही इंडिविजुअल अगर मेल है और एक्स लिंक्ड है बीमारी, तो यहां पर स्मॉल सी है, तो ये भी मेल अफेक्टेड हो जाएगा। तो यानी मेल को बीमार करने के लिए केवल एक एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ है होना चाहिए, जबकि फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होना चाहिए, दोनों पे स्मॉल सी होना चाहिए। तो फीमेल को बीमार होने में दिक्कत है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम को गड़बड़ होना पड़ेगा, लेकिन मेल को बीमार होने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम को गड़बड़ होना पड़ता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेल्स इंडिविजुअल में ज्यादा कॉमन होते हैं। तो कौन से डिसऑर्डर मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं? तुम कहोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों? क्योंकि मेल को बीमार करने के लिए कितने क्रोमोसोम गड़बड़ होना चाहिए? केवल एक, जबकि फीमेल को बीमार करने के लिए 1 और 2। ठीक, अब देखो इसमें नॉर्मल कौन होगा? इस वाले डिसऑर्डर्स के अंदर नॉर्मल कौन होगा? जरा देखो, नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल अगर फीमेल है तो कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये नॉर्मल होगी। कैपिटल सी ये भी नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल फीमेल है, ये है नॉर्मल फीमेल, और ये भी है नॉर्मल फीमेल। फीमेल नॉर्मल है, ये दोनों ही नॉर्मल है, क्योंकि दोनों के पास कैपिटल सी है, यहां पर एक है, यहां पर दोनों कैपिटल सी हैं, डोमिनेंट एलील है, ठीक, उस जीन का। अब देखो मेल में क्या है? मेल नॉर्मल कैसा होगा? एक्स कैपिटल सी वाई, ये तो नॉर्मल मेल हो गया क्योंकि कैपिटल सी है। बीमार होगा एक्स स्मॉल सी वाई, एक्स स्मॉल सी वाई, ये अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड मेल हो गया। तो ये जीनोटाइप ध्यान रखना, अगर बीमारी एक्स लिंक्ड है यानी इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, और अगर ये रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड के साथ साथ रिसेसिव है, तो कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे यानी बीमार होंगे? वो ये हैं, ये वाले बीमार होंगे। फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम
गड़बड़ यानी स्मॉल सी वाले होने चाहिए, और मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम स्मॉल सी होना चाहिए, क्योंकि इसके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मल इंडिविजुअल के जीनोटाइप ये होंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, ये वाले, एक ये और एक ये। नॉर्मल मेल इंडिविजुअल में देखोगे, ये नॉर्मल मेल इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, ये वाला है, एक्स कैपिटल सी वाई। दूसरा आते हैं, हाँ इसके एग्जांपल देख लेना बेटा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल जरा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं। लाल और हरे रंग में विभेद ना कर पाना, डिफरेंशिएट ना कर पाना। रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, देखने में दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसको हम डाल्टनिज्म कहते हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से होती है, ध्यान रखना। कई तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है, कॉमन है सबसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए कुछ चार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से पता लगाया जा सकता है। उन चार्ट्स के अंदर कुछ पिक्चर्स वगैरह बने रहते हैं जिसमें रेड और ग्रीन का मिक्सिंग होती है कलर की, उनको पहचानना होता है। अगर आप रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है तो उनको आप ठीक से नहीं पहचान पाएंगे। उन चार्ट्स को इशियारा चार्ट कहते हैं, इशियारा चार्ट्स कहते हैं। इशियारा चार्ट्स जो होते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। रेड और ग्रीन कलर से कुछ इमेजेस बनी हुई रहती हैं, उनको पहचानना होता है। जो कलर ब्लाइंड है उनको ठीक से पहचान नहीं पाएगा, ठीक। दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग कहीं कट लग गया तो लगातार ब्लड बहता रहता, इस तरह से होता है। डिलेड होती है क्लॉटिंग, ये ध्यान रखना, ये सब पढ़े ना तुम आगे, यहां पर डिटेल हम नहीं बताएंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तुम सिंपल कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हो। हीमोफीलिया दो तरह की होती, ए और बी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, हीमोफीलिया ए में और बी में कुछ फैक्टर्स की कमी हो जाती है। किसी में फैक्टर 8 की कमी है, किसी में फैक्टर 9 की। टोटल जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। हीमोफीलिया में ए और हीमोफीलिया बी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है 8 और 9। बाकी जो है तुम डिटेल आगे पढ़ लेना, हम तो यहां पर पेडिग्री को लेकर के बता रहे हैं। तीसरा है डकनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डकनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड कैसा है? रिसेसिव है। जबकि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हमने बताया था पहले, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से होती है। G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले याद कर लो पहले, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डकनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी इनका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा और रिसेसिव कंडीशन में ये एक्सप्रेस होता है, अफेक्टेड होता है। यानी अगर जो इंडिविजुअल रिसेसिव है वो अफेक्टेड होते हैं। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में इसमें देखो कौन कौन से इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे। अगर हम फीमेल देखते हैं बेटा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अगर हम फीमेल देखते हैं तो फीमेल के 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। फीमेल में 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अब देखो जरा, अगर ये बीमारी एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट है तो ये तो फीमेल अफेक्टेड होगी क्योंकि डोमिनेंट है यहां पर, तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी। कैसी है फीमेल? ये फीमेल होगी अफेक्टेड फीमेल। इसके पास भी कैपिटल सी एक मौजूद है तो ये भी होगी अफेक्टेड फीमेल। लेकिन यहां पर कोई कैपिटल सी नहीं है और बीमारी डोमिनेंट है और यहां पर दोनों ही रिसेसिव हैं, तो ये होगी नॉर्मल फीमेल। कैसी होगी? नॉर्मल फीमेल। ये तुमने देखा। और मेल की बात करते हैं, मेल के जीनोटाइप देखते हैं। मेल के जीनोटाइप देखते हैं। मेल है एक्स और वाई, कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स और वाई। अगर यहां पर कैपिटल सी है और तो ये क्या होगा? कैपिटल सी क्योंकि डोमिनेंट है तो ये होगा अफेक्टेड। क्या होगा? ये होगा अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल।
क्योंकि बीमारी कैसी है, डोमिनेंट जीन की वजह से, डोमिनेंट एलील की वजह से है। और अगर यहां पर स्मॉल सी है तो ये नॉर्मल मेल होगा। कैसा होगा? नॉर्मल मेल होगा, ये ध्यान रखना। तो फीमेल में ये अफेक्टेड है ऊपर वाले, और ये वाला नॉर्मल है। ये वाला क्या है? नॉर्मल है। मेल में ये नॉर्मल है ये वाला, और ये वाला जो है मेल में ये वाला अफेक्टेड है, सॉरी ये अफेक्टेड और ये वाला नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। तो अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट एलील की वजह से होती है तो फीमेल में जहां कहीं कैपिटल अगर मौजूद है तो वो अफेक्टेड होगी, और मेल में भी जहां कहीं कैपिटल मौजूद है तो वो अफेक्टेड होगा। अगर स्मॉल दोनों है यहां पर तो ये नॉर्मल है, और यहां पर अगर स्मॉल है तो ये नॉर्मल। ये ध्यान रखना, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जांपल ध्यान रखना। इसके एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, एक एग्जांपल विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन की वजह से बीमारी होती है। और रेड सिंड्रोम, तो ये बीमारियां जो है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रेजाइल क्रोमोसोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स और रेड सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन की वजह से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन बीमारियों के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर हैं और डोमिनेंट हैं। और कैसे हैं? डोमिनेंट हैं। ये ध्यान रखना। तो 4 तरह की तुमने जेनेटिक डिसऑर्डर, वैसे 5 देखें, वाई लिंक्ड को तुम अलग कर दो तो 4 तरह के डिसऑर्डर हैं। वाई लिंक्ड को नहीं पढ़ो, वाई तो हमने ऐसे अलग बता दिया तुम्हें। क्वेश्चन में वाई लिंक्ड बहुत रेयर आता कभी। 4 तरह के डिसऑर्डर तुमने देखे, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो। ऑटोसोमल रिसेसिव में तुमने कौन से देखे थे? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, टे-सैक डिजीज। कौन से इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे? जिनके पास स्मॉल ए है, यानी 25% अफेक्टेड होंगे इसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव में। ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल देखो, हंटिंगटन्स कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टाइली और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और इसमें जो इंडिविजुअल होंगे, कितने परसेंट इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे? वो होंगे 75%। कितने? 75%। तो ये तुमने देखा। तो ये ध्यान रखना, ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, थैलासीमिया, टे-सैक डिजीज। और डोमिनेंट में हंटिंगटन्स कोरिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टाइली, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ध्यान रखना। अब एक्स लिंक्ड में तुमने क्या क्या सीखा था? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डकनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी और G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, G6 डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। डोमिनेंट में देखो फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स और रेड सिंड्रोम। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था तुम्हें? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमने बताया था फीमेल के पास जो है 3 तरह के जीनोटाइप हैं, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये तो नॉर्मल होंगी, यानी 75% नॉर्मल है रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। एक्स लिंक्ड, यहां पर दोनों ही रिसेसिव हैं तो ये अफेक्टेड होगी, अफेक्टेड हो गई 25%। कितने परसेंट? 25% अफेक्टेड है। इधर देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में फीमेल में हमने तुमको बताया था, फिर से देख लो, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी और स्मॉल सी, स्मॉल सी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये वाले अफेक्टेड होंगे क्योंकि कैपिटल सी है, डोमिनेंट एलील है, तो ये वाले तुम्हारे अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड कितने हो गए? अफेक्टेड हो गए तुम्हारे 75%। कितने? 75। और ये वाली फीमेल ये नॉर्मल होगी क्योंकि इसके पास डोमिनेंट एलील है ही नहीं, ये दोनों ही रिसेसिव है, स्मॉल सी, और बीमारी डोमिनेंट एलील की वजह से होती है, तो ये नॉर्मल रहेगा 25%। कितना है? 25%, ये नॉर्मल है।
तो ये ध्यान रखना। मेल को तुम देख सकते हो, इसमें मेल देखो, मेल है एक्स और वाई और एक्स और वाई। अगर इसके पास कैपिटल सी और वाई है और ये बीमारी रिसेसिव अलील की वजह से, तो ये तो नॉर्मल रहेगा, ये है नॉर्मल। और अगर स्मॉल सी वाई है, ये एक्स स्मॉल सी वाई, तो ये अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये बीमारी एक्स लिंक्ड है, यानी इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है और रिसेसिव है। कैसी है? स्मॉल सी यानी रिसेसिव है। तो यहां 50% नॉर्मल है, मेल है, और 50% जो है तुम्हारे अफेक्टेड हैं इस वाले केस में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ठीक। दूसरे हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मेल को देखो तुम, मेल है तुम्हारा एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स कैपिटल सी और वाई है और एक स्मॉल सी वाई। अगर ये डोमिनेंट एलील की वजह से, तो ये तो अफेक्टेड होगा, ये क्या होगा, क्योंकि इसके पास कैपिटल सी है, तो ये अफेक्टेड होगा, यानी 50% अफेक्टेड है, दो में से एक। और इसके पास स्मॉल सी है, स्मॉल सी क्योंकि डोमिनेंट एलील की वजह से ये रिसेसिव है, तो ये नॉर्मल रहेगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया 50%। तो 50% यहां पर नॉर्मल मेल है, 50% अफेक्टेड, जैसा कि यहां पर मौजूद है। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दे आर मोर कॉमन इन मेल्स, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स। ये बीमारियां मेल्स में ज्यादा होती हैं। क्यों मेल्स में ज्यादा होती है? क्योंकि मेल्स को बीमार करने के लिए केवल एक एक्स क्रोमोसोम को खराब होना पड़ेगा, जबकि फीमेल को बीमार होने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होने चाहिए। तो फीमेल्स आसानी से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी चाहिए, इसलिए। और मेल को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम के पे स्मॉल सी अगर आ गया तो ये बीमार हो जाएगा। तो मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मोर कॉमन। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर किसमें ज्यादा कॉमन होते हैं, किसमें ज्यादा देखे जाते हैं? मेल्स में देखे जाते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखो किसी भी कैटेगरी को कैसे पहचानोगे। चार तरह की कैटेगरी तुम्हारे पास है, तुम ध्यान रखना। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ज्यादातर सवाल में ये चार ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये चार ऑप्शन होंगे कि ज्यादातर सवालों में, या इन डिसऑर्डर के जो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल डिसऑर्डर, किसी डिसऑर्डर का नाम लिखा होगा। तो या तो ये डिसऑर्डर तुम्हारे ऑप्शन में लिखे होंगे, कोई पेडिग्री का डायग्राम बना दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा ये पेडिग्री इनमें से किसकी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या तो ऐसे लिखा होगा या बीमारियों के नाम लिखे होंगे। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ये बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं। जैसे मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, तो तुम तुरंत पहचान जाओगे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से होती है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, तो तुम तुरंत कह दोगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया है या थैलासीमिया है, एल्बिनिज्म है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऐसे तुम्हें याद करना पड़ेंगे इन डिजीजेस के नाम। सबसे कॉमन डिजीजेस के नाम हमने यहां पर तुमको दे रखे हैं, इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो अब कोई कैटेगरी दे रखी है तो तुमको ये पता लगाना है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है, या सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। वाई वाली कैटेगरी हमने अलग से बता दिया, उसको भूल जाओ। इस चार्ट की मदद से हम लोग किसी भी कैटेगरी को पहचानेंगे। चार तरह की कैटेगरी देखना, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। वाई को तुम अलग से पढ़ लेना। ये चार कैटेगरी को कैसे पहचानेंगे? पहली लाइन देखो स्लो चार्ट के ऊपर लिखी हुई है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव वन और बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैव वन और बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड। ये है पेरेंट्स, मान लीजिए ये पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के जो बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग है, मान लो ये है, इन पेरेंट्स के बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग ये हैं। पहला बच्चा मान लो अफेक्टेड है, फीमेल है, अफेक्टेड है।
दूसरा बच्चा मेल है, नॉर्मल है, और तीसरा बच्चा मेल है और अफेक्टेड है। सपोज करो इन पेरेंट्स का जो पहला बच्चा है फीमेल है, नॉर्मल है, दूसरा बच्चा मेल है, अफेक्टेड है, तीसरा बच्चा फीमेल है, अफेक्टेड है, और चौथा बच्चा मेल है, ये नॉर्मल है। कह रहा है अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है, इसमें 2 अफेक्टेड हैं, इसमें भी 2 अफेक्टेड हैं। हैव वन और बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, या तो इन ऑफ स्प्रिंग का एक पेरेंट अफेक्टेड है, इन दोनों में से एक अफेक्टेड है, या इन अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का एक पेरेंट अफेक्टेड है या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं। अगर आंसर तुम्हारा यस में आ रहा है तो ये डिसऑर्डर डोमिनेंट होगा। क्या होगा? ये रिसेसिव नहीं होगा। और डोमिनेंट में 2 तरह के हमने बताया तुम्हें, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, या ऑटोसोमल। तो अगर अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, या आंसर यानी यस में आ रहा है, तो ये बीमारी जो होगी ये पेडिग्री डोमिनेंट की होगी। डोमिनेंट में 2 तरह की हो सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अगर आंसर तुम्हारा नो में आ रहा है तो ये पेडिग्री रिसेसिव की होगी। क्या होगी? ये रिसेसिव की पेडिग्री होगी। रिसेसिव में भी क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। तो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ये है अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, इनका एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो ये बीमारी डोमिनेंट होगी। क्या होगी? ये रिसेसिव नहीं हो सकती, ये डोमिनेंट होगी। और डोमिनेंट में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल। अब इन दोनों में कैसे अंतर करेंगे? ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। मान लो ये है अफेक्टेड मदर, और इसकी जो ये है मेल, ये है फीमेल, ये तीसरा बच्चा मेल और चौथा बच्चा मेल। ये क्या लिखा है? ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव, ऑल अफेक्टेड मेल्स, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, और ये भी। ऑल का मतलब 100% मेल। अगर 100% मेल अफेक्टेड है और उनकी मदर अफेक्टेड है, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, जितने भी अफेक्टेड मेल है उनकी मदर भी अफेक्टेड है। अगर आंसर यस में आ रहा है यानी ये ऐसा है तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और अगर ऐसा नहीं है कि सारे मेल अफेक्टेड जो मेल हैं उनकी मदर अफेक्टेड नहीं है, अगर आंसर नो में आ रहा है तो ये ऑटोसोमल होगा। क्या होगा? ये ऑटोसोमल। फिर से देखो, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो ये बीमारी डोमिनेंट होगी, रिसेसिव नहीं हो सकती। अब डोमिनेंट में तो 2 है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर अफेक्टेड मेल्स हैं, जितने सारे अफेक्टेड मेल्स, सारे अफेक्टेड मेल की फीमेल भी अफेक्टेड है, उसकी मदर, सारे अफेक्टेड मेल बच्चे हैं उनकी मदर भी अफेक्टेड है। ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। अगर ऐसा है यानी यस है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। क्या होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक, इधर आ जाओ, रिसेसिव में देखते हैं। अगर अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का एक या दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। रिसेसिव डिसऑर्डर 2 तरह के हैं, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव को कैसे पहचानोगे? देखो जरा, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर। मान लो ये है फादर, ये अफेक्टेड फादर है, ये नॉर्मल मदर है, इनके 4 बच्चे हैं, ऑल अफेक्टेड फीमेल, जितनी फीमेल से सब अफेक्टेड है और उनका फादर भी अफेक्टेड है। 100% फीमेल ऑफ स्प्रिंग, उनका फादर भी अफेक्टेड है। और तो अगर ये मान लो ऐसा है यानी यस है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। या ऑल अफेक्टेड फीमेल का फादर अफेक्टेड नहीं है
तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर से इस चार्ट को देखो जरा सा, अगर किसी पेडिग्री में अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, कुछ ऑफस्प्रिंग बच्चे अफेक्टेड है और उनका एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, अगर आंसर यस में है तो ये डोमिनेंट की पेडिग्री होगी, और अगर आंसर नो में है तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर की पेडिग्री है। अब डोमिनेंट में दो तरह की हैं, जितने मेल्स हैं उनकी मदर भी अफेक्टेड है, जितने मेल बच्चे हैं उनकी मदर भी अगर अफेक्टेड है तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इधर आ जाओ, जितने फीमेल बच्चे हैं, फीमेल ऑफस्प्रिंग है, उसके फादर भी अफेक्टेड है, फीमेल बच्चों के फादर भी अफेक्टेड है, यस है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और अगर फीमेल बच्चों के फादर अफेक्टेड नहीं दिख रहा है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक बात और ध्यान रखना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ऑल हिज डॉटर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, ऑल हिज डॉटर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। ये जो अफेक्टेड मेल है इसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी, ये जो अफेक्टेड मेल है इनकी जो डॉटर्स होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी। इधर आ जाओ, ऑल हर सन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, इनके जितने भी सन्स होंगे, इनके जितने भी सन्स आगे होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे। वो क्या होंगे? आगे अफेक्टेड होंगे। ऐसा ये भी ध्यान रखना, ये भी एक क्लू है, ये भी पहचानने का तरीका है पेडिग्री को। चलो देखते हैं, तो तुमने ये देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक एक करके देखते हैं जरा सा। चार तरह के तुमने देखी पेडिग्री, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हर एक पेडिग्री को पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं। अभी हमने एक तरीका तुम्हें बताया कैसे पहचानी जाएगी, अब यहां पर कुछ और रूल्स हैं जिनकी मदद से हम और बेहतर तरीके से पेडिग्री को पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, चारों को अलग अलग देखेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव पहले देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इनके चारों के अलग अलग रूल्स से देखते हैं क्या है। फिर से देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव को पहचानने के लिए क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। ये पेडिग्री है, इस पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों हमको अफेक्टेड दिख रहे हैं, मेल भी दिख रहा है और फीमेल भी। आगे इसमें छोटी सी पेडिग्री है, इसमें केवल फीमेल ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो पेडिग्री होगी इसमें मेल भी दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर दो ही जनरेशन है, दो से ज्यादा जनरेशन अगर हम बनाएंगे तो उसमें मेल भी अफेक्टेड दिखेंगे और फीमेल भी, जैसे यहां पर दिख रहा मेल भी है और फीमेल। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, कोई ऐसा खास नहीं है कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे और फीमेल कम होंगे। जैसा एक्स लिंक्ड में मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ऑटोसोमल में ऐसा नहीं है। ऑटोसोमल में मेल और फीमेल बराबर से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस पेडिग्री में दिखा नहीं रखा है, इस वाले में दिख रहा है, एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में। पहला पहचान। स्किप्स जनरेशन, अरे इस जनरेशन में कोई भी बीमार नहीं है, ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गई यानी P1, ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गई P1 यानी पेरेंटल जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। इसके बाद सेकंड जनरेशन आ जाएगी, तो तुम ये देखोगे कि इस वाली जनरेशन में कोई भी बीमार नहीं, तो स्किप कर गया। क्या हो गया? अगर जनरेशन स्किप कर रही, इसमें ये वाला स्किप कर रही है, यहां पे कोई बीमार नहीं है, इस जनरेशन में कोई बीमार नहीं, यहां इस वाली पेडिग्री में इस जनरेशन में कोई बीमार नहीं है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप हो रही है। क्या हो रही है? स्किप। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। यहां पर पेरेंट्स कैसे हैं? अनअफेक्टेड हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत कायदे से ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री को पहचानने का, कि अगर बच्चे अफेक्टेड है और उनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। इसको और अगर बेहतर तरीके से जानना चाहोगे तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन बीमार होंगे? देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव में ये तो नॉर्मल होंगे और बीमार होगा ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, लेकिन ये होगा अफेक्टेड। ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन बीमार होगा?
जहां पर दोनों स्मॉल ए होंगे। अब ये पेडिग्री में तुम जीनोटाइप लिख करके तुम इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे, जरा देखो, इसको देखो जरा सा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगी हेट्रोजाइगस, ये भी होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमार कौन होता है? ये वाला। इसको पहले लिख लो, सबसे पहले स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कैसे आ गया जरा देखना। अरे एक स्मॉल ए यहां से आया, एक स्मॉल ए यहां से आया, बन गया। इस वाले में भी देखो, एक पेरेंट, एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आता है, इधर से ये आया, इधर से ये आया, ये बीमार हो गया। ये वाला नॉर्मल कैसे है? कैपिटल इधर से आया, कैपिटल इधर से आया, नॉर्मल है। मान लो कैपिटल इधर से आया, स्मॉल इधर से आया, तो नॉर्मल ये भी है। तो इसके जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस वाले में देखो, कैपिटल इधर से आया, कैपिटल इधर से आया, कैपिटल ए, या कैपिटल इधर से आया, स्मॉल इधर से आया, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इनके जीनोटाइप नॉर्मल वाले की ये हो सकते हैं, लेकिन जो बीमार है उनके जीनोटाइप ये होंगे। तुम जीनोटाइप रख करके भी निकाल सकते हो। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में ये वाला बीमार हो, तो बीमार के जीनोटाइप पहले लिख लिया करो। तो 3 बातें ध्यान रखना ऑटोसोमल रिसेसिव में। फिर से मैं कह रहा हूं, पहली बात, मेल और फीमेल बराबर से उस पेडिग्री चार्ट में अफेक्टेड दिखेंगे। अगर 3-4 जनरेशन की, तो मेल भी बीमार है, फीमेल भी बीमार, दोनों दिख रहे हैं। जनरेशन स्किप कर रही है, इस जनरेशन में कोई बीमार नहीं, यहां पर ये वाली जनरेशन में कोई बीमार नहीं, या जनरेशन स्किप करती है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और उनके बच्चे अफेक्टेड हैं। अगर किसी पेडिग्री में ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो तुम समझ जाना ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल और फीमेल दोनों ही बच्चे प्रभावित होते हैं, जनरेशन स्किप करती है, और अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे होते हैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री कैसे पहचानोगे? देखो, ऑटोसोमल बीमारियां मेल और फीमेल दोनों में बराबर से होती हैं, इसमें भी मेल और फीमेल बराबर से प्रभावित होंगे। देखो यहां पर मेल भी इन्फेक्टेड है और फीमेल भी इन्फेक्टेड है। यहां पर भी देख लो, मेल भी इन्फेक्टेड दिख रहे हैं और मेल भी दिख रहे हैं और फीमेल भी दिख रहे हैं। यहां पर भी मेल भी दिख रहे हैं इन्फेक्टेड और फीमेल भी इन्फेक्टेड दिख रहे हैं, तो दोनों ही इन्फेक्टेड दिख रहे हैं। तो ऐसी पेडिग्री से मेल और फीमेल दोनों ही इन्फेक्टेड दिख रहे हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं लेकिन दोनों दिख रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल को बताएगा। तो ऑटोसोमल पेडिग्री चाहे वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट है, मेल और फीमेल दे आर इक्वली अफेक्टेड, लगभग बराबर से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। यूजुअली डू नॉट स्किप जनरेशन, इसमें जनरेशन स्किप नहीं कर रही। जरा देखो, इस जनरेशन में भी बीमार है और इस जनरेशन में भी, इसमें ये बीमार है, इस वाली जनरेशन में ये बीमार है, इस वाली जनरेशन में ये बीमार है, इस वाली जनरेशन में ये बीमार है। जनरेशन स्किप नहीं कर रही, जनरेशन स्किप नहीं कर रही है। हालांकि यहां पर जो बना रखा है वो स्किप है, लेकिन अगर इनकी आगे जनरेशन होगी, अरे इनकी भी तो शादी होगी, अगर इनकी शादी होती है, इनके बच्चे होंगे, तो उसमें जनरेशन सेम हो जाएगी। तो इसमें यूजुअली जनरेशन स्किप नहीं करती है, उसमें स्किप कर रही थी। और तीसरा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे भी कैसे हैं? अनअफेक्टेड। ये ध्यान रखना। ऑटोसोमल रिसेसिव में हम लोगों ने क्या देखा था? अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे थे, यहां पर अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे हैं। कैसे होगा? बिल्कुल सही है। अरे ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन से बीमार पड़ेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये वाले बीमार पड़ेंगे और ये होगा नॉर्मल, ये होंगे अफेक्टेड। डोमिनेंट, ध्यान रखना है, डोमिनेंट ये वाला होगा नॉर्मल, ये क्या होगा? नॉर्मल। तो सबसे पहले तुम्हें अगर किसी पेडिग्री को जीनोटाइप लिख करके देखना है तो ऐसे तुम कर सकते हो। अब देखो, मान लो ये जो है ये अनअफेक्टेड है, यानी ये नॉर्मल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में नॉर्मल, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए, इसका भी क्या होगा? स्मॉल ए होगा कि नहीं होगा? ये नॉर्मल का क्या है? स्मॉल ए। तो सारे बच्चे, हमें कैपिटल ए है ही नहीं बेटा, जब कैपिटल ए है ही नहीं बेटा तो सारे बच्चे कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। ये भी स्मॉल ए। तो अगर अनअफेक्टेड बच्चों की, अनअफेक्टेड पेरेंट के सारे बच्चे अनअफेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव है।
तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे पहचानोगे? मेल और फीमेल बराबर से प्रभावित होते हैं लगभग। यूजुअली स्किप जनरेशन, इसमें जनरेशन स्किप नहीं करती, इस जनरेशन में बीमार है, इसमें भी बीमार है, इसमें भी, इसलिए जनरेशन स्किप क्यों नहीं करती? क्योंकि यहां पर 3/4 बीमार हैं। ज्यादा बच्चे बीमार होते तो जनरेशन यूजुअली स्किप नहीं करती है, यह ध्यान रखना। और तीसरा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे कैसे हैं? अनअफेक्टेड हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को देखते हैं। डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन। बीमारी फादर से सन में नहीं जाती। ये फादर बीमार है, फादर से बीमारी सन में नहीं जा रही है। सन है, ये सन है, कहां जा रही है? सन इसके नॉर्मल है। अगर फादर बीमार है और उसके सन नॉर्मल है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। क्या ये? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऑल यानी 100% डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। 100% डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर, इस अफेक्टेड फादर की जो ये डॉटर्स हैं विल बी अफेक्टेड। अगर कोई फादर अफेक्टेड है तो उसकी सारे डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, सारी लड़कियां अफेक्टेड है उसकी, देखो चारों। अगर किसी पेडिग्री में ऐसा दिखाई पड़ रहा तो पहचान जाना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड क्या है? डोमिनेंट। फिर से देखो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में डिजीज अफेक्टेड फादर से उसके मेल चाइल्ड में नहीं जाती। अफेक्टेड फादर से उसके मेल चाइल्ड में नहीं जाती, पहला पहचाना। दूसरा, जितनी भी डॉटर्स हैं उसके फादर भी अफेक्टेड हैं। ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर, या ऐसे कह लो, अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी फीमेल बच्चे हैं वो सब अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड फादर के फीमेल बच्चे सारे अफेक्टेड हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अफेक्टेड फादर के जो मेल बच्चे हैं वो नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड फादर के जितने भी फीमेल बच्चे हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं। अगर किसी कैटेगरी में ऐसा दिख रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। जीनोटाइप बना के भी चेक कर सकते हो इसका। जीनोटाइप अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो क्या हो सकता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स कैपिटल सी वाई, ऐसा है। मान लो ये फीमेल है और ये फीमेल है एक्स और एक्स, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल है तो एक्स स्मॉल सी, ये नॉर्मल होगा। अरे भैया डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट होगा तो बीमार हो जाएगी। डोमिनेंट अगर दो में से एक भी होगा तब भी बीमार हो जाएगी, तो ये नॉर्मल स्मॉल सी होगा। अब देखो, अब इसका बच्चा ये मेल चाइल्ड होना है, मेल चाइल्ड में होना है। अब ये कैसे होगा? मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है। कहां से आता है? मेल में एक्स क्रोमोसोम मां से आता है, और मां का एक्स क्रोमोसोम कैसा है? नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल होगा। इस वाले मेल में भी जो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मां से आता है, इसी वजह से मेल चाइल्ड का लगाव अपनी मां से ज्यादा होता है। मेल चाइल्ड में जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी मदर का होता है, और मदर के पास नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल सारे नॉर्मल है। तो अफेक्टेड फादर है और उसके मेल बच्चे नॉर्मल है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अफेक्टेड फादर और उसके फीमेल बच्चे सारे अफेक्टेड हैं, 100% एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ध्यान रखना ये दो बातें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखो, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अगर किसी कैटेगरी में मेल ज्यादा बीमार दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी देखो ये वाली में, इसमें मेल कितने बीमार हैं? 1 2 3 4 5, और फीमेल केवल 3 ही बीमार दिखाई पड़ रही हैं, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कैटेगरी हो सकती है। इसमें भी देखो मेल 2 बीमार है और एक फीमेल बीमार है, ये भी हो सकती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कैटेगरी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स ज्यादा बीमार होते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दे आर वेरी कॉमन इन मेल्स। क्यों? हमने बताया था कि मेल्स को बीमार करने के लिए केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम उनके पास है, उसको खराब कर दो बस हो जाएगा मेल बीमार। लेकिन फीमेल को बीमार करने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होना चाहिए, तभी फीमेल बीमार होगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दे आर मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक, तो पहला क्या हो गया? मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, डिजीज ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। डिजीज जो है वो मां से जाती है
मदर टू सन, मां से सन में जाती है और फादर से डॉटर में जाती है। डिजीज जो है मां से सन में जाती है, मां है, मान लो ये मदर है तो किस में गई, सन में गई, और फादर से डॉटर में गई। डिजीज मदर से सन में जा रही है और फादर से डॉटर में, क्रिस क्रॉस मानी मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल में आ सकती है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मान लो कोई एक्स क्रोमोसोम में फादर दादाजी हैं, दादाजी को कलर ब्लाइंडनेस है तो दादाजी से उनकी लड़की में आएगी, वो एक्स क्रोमोसोम यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल में आता है तो ये बीमारी दादाजी से उनकी डॉटर में आएगी और उनकी डॉटर से उसके फीमेल बच्चे में आएगी, उसके मेल बच्चे में जाएगी, सन में जाएगी। तो वो बीमारी देखो क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील का मूवमेंट कैसे होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील का जो मूवमेंट होता है ये मेल से जाएगा, मान लो दादा है, दादा से जाएगा उसकी डॉटर में ये एक्स क्रोमोसोम और डॉटर से उसके सन में जाएगा, इसके डॉटर के से उसके सन में जाता है, ये सन में गया। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील का तो मूवमेंट देखो अगर, तो ये मेल से फीमेल में जाता, फीमेल से फिर मेल में, इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो यहां पर भी बीमारी ऐसे ही जा रही है, मदर से सन में जा रही है, मदर से सन यानी फीमेल से मेल में जा रही है, फीमेल से मेल में जा रही और मेल से फिर फीमेल में जा सकती है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये क्रिस क्रॉस शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कैसे है, देखो दे शो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो बीमारी है वो मदर से फीमेल से सन यानी मेल में जाती है और फादर से यानी मेल से उसके डॉटर यानी फीमेल में जाती है। तीसरा देखो, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, ये बीमारी फादर से सन में नहीं जाती, ये बीमारी कभी भी फादर से सन में नहीं जाती। इसको देख लो, ये फादर है, ये बीमारी उसके सन में नहीं है, ये बीमारी फादर से सन में नहीं जा रही। ऐसा तुम्हें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी देखने को मिला था, कॉमन हो सकते हैं रूल। ये बीमारी फादर से सन में नहीं जा रही है, फादर से सन में नहीं जा रही है, ध्यान देना। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में तुम देखो मेल्स ज्यादा प्रभावित होते हैं इस बीमारी, इसमें मेल 1 2 3 4 5 इस पेडिग्री में मेल ज्यादा प्रभावित है। डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, बीमारी मदर से सन में जाती है और फादर से डॉटर में जा रही है, लेकिन ये फादर से सन में नहीं जाती। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, डिजीज फादर से उसके मेल बच्चों में नहीं जाती, सन में नहीं जाती है। तो ये कुछ रूल्स हमने तुमको बताए हैं, इनकी मदद से तुम किसी भी पेडिग्री को पहचान सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हम कुछ पेडिग्री के एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी मदद से हम पेडिग्री को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक बार रूल्स फिर से देखते हैं, यहां पर दे रखे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में तुमने देखा अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का वन और अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इसका एक या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो सकते हैं, एक या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक। दूसरा, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, इधर देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या देखा तुमने, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का एक पेरेंट या दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड दिख रहे हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहां पर आ जाओ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में तुमने देखा ये जो डिजीज है अफेक्टेड फादर से उसके जितने भी फीमेल बच्चे हैं उसमें जा रही बीमारी, 100% अफेक्टेड डॉटर्स फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर, जितनी भी डॉटर्स हैं ये लड़कियां हैं ये सारी की सारी अफेक्टेड अगर उसके फादर अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड फादर के जितने फीमेल बच्चे हैं सारे के सारे अफेक्टेड हैं, 100% अफेक्टेड डॉटर्स फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर, ये सजेस्ट करता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यहां पर देखो 100% जो मेल बच्चे यानी सन्स हैं वो अफेक्टेड है अगर उनकी मदर अफेक्टेड, अगर उनकी मदर अफेक्टेड है, 100% अफेक्टेड सन्स फ्रॉम एन अफेक्टेड मदर सजेस्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी मेल चाइल्ड हैं सारे के सारे अफेक्टेड हैं,
अगर इस तरीके का पेडिग्री में हमको दिखाई पड़ रहा है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फादर अफेक्टेड है, सारी लड़कियां उसकी अफेक्टेड हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मदर अफेक्टेड है, सारे उसके लड़के अफेक्टेड हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चारों फिर से देख लो। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का एक या दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, कोई भी प्रभावित नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अफेक्टेड फादर है और उसकी जितनी भी लड़कियां हैं सब अफेक्टेड दिख रही हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अफेक्टेड मदर है और उसके जितने भी लड़के हैं सारे अफेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कुछ क्वेश्चंस आप देखते हैं। इस पेडिग्री को बेटा पहचानने की कोशिश करते हैं। इस पेडिग्री में अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है लेकिन उसके पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, तुम तुरंत बता दोगे ऑटोसोमल रिसेसिव है। कैसी है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव। मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। अगर तुमको एक्स लिंक्ड रिसेसिव से विभेद करना है तो जीनोटाइप रख करके भी देख सकते हो, जीनोटाइप रख करके भी देखा जा सकता है। तो इसमें तुम ये देखोगे अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और उनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव में तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, तुम जानते हो सारे, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, कैप्टोनुरिया, थैलेसीमिया, एल्बिनिज्म, ये सब एग्जाम्पल हैं। इस वाली पेडिग्री को देखो, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और उनके पेरेंट अनअफेक्टेड हैं। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और पेरेंट अनअफेक्टेड है, तुम तुरंत कहोगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट देखो, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और उसके पेरेंट अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, उसके पेरेंट कैसे हैं? अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट अनअफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये रिसेसिव ऑटोसोमल कह सकते हो। नेक्स्ट देखो, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है और पेरेंट अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट अनअफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, पेरेंट अनअफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इधर देखो, ये थोड़ा सा फर्क है। अनअफेक्टेड पेरेंट है और उनके बच्चे भी अनअफेक्टेड हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे भी अनअफेक्टेड हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसको जरा पहचानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अफेक्टेड, यहां पर पेरेंट है, ऑफ स्प्रिंग भी अफेक्टेड है, यहां पर भी अफेक्टेड है, और इसको हम लोग जीनोटाइप रख करके निकालते हैं। इसको हम लोग यहां पर ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो जीनोटाइप रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें टाइम लग सकता है, इस वाले में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहले देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में, जीनोटाइप रख करके देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन से बीमार होंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमार होंगे ये वाले। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, जो बीमार है उसमें लिख दो स्मॉल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तुमने लिख दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में ये वाले बीमार होते हैं, तुम्हें मालूम है। नॉर्मल वालों के जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मल का जीनोटाइप कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, अब देखो, मान लो इनका, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है और यहां पर स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस लेने में बेहतर रहता है, उसमें आसानी होती है। अब इनके इन पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, ये लाइन आ रही है, इनके बच्चे हैं, ये डिसेंट। तो अब ये देखो, ये वाला बच्चा कैसे आएगा? अगर फीमेल हेटेरोजाइगस होगी तभी स्मॉल ए इधर से आएगा और एक स्मॉल ए इधर से आएगा, तो इसका मतलब ये फीमेल होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। तो स्मॉल इधर आ गया, स्मॉल आ गया, ये भी आ गया, ये भी, सब आ जाएंगे। एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। अब देखो, अब इनमें से देखो, इनके बच्चे ये है दो, कैपिटल ए वाला इधर से आ गया, स्मॉल ए वाला इधर से आ गया, नॉर्मल हो गया। इसमें देखो, कैपिटल ए वाला इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, कैपिटल इधर से आ गया, स्मॉल इधर से आ गया, कैपिटल इधर से आ गया और स्मॉल ए। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव बिल्कुल सही है, बिल्कुल फुलफिल हो गई। ये ऑटोसोमल रिसेसिव को दिखा रही है पेडिग्री। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं, इसी डायग्राम में चेक कर लेते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है कि नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं।
कुछ पेडिग्री ऐसी भी तुम्हें मिलेंगी जो ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों को फॉलो कर सकती हैं, ये भी ध्यान रखना। ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेक कर लेते हैं अगर ये फॉलो करते कि नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन बीमार होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये बीमार होंगे या तो ये बीमार होंगे, नॉर्मल होंगे ये। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये अफेक्टेड होते हैं और ये होता है नॉर्मल। ये क्या होगा? ये होगा नॉर्मल, ये हमने बताया तुमको। तो नॉर्मल वाले सारे लिख दो। नॉर्मल ये है नॉर्मल। नॉर्मल के नीचे तुमने जीनोटाइप लिख लिया सबके। अब देखो, अफेक्टेड में कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक, ये वाला इंडिविजुअल अब देखते हैं अफेक्टेड है। तो एक कैपिटल ए इधर से आ गया, एक कैपिटल ए इधर से आ गया। मान लो ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। मान लो ये हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल ए इधर से आ गया और स्मॉल ए इधर से आ गया, तो हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए इधर से आ गया, स्मॉल ए इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, इधर से आ गया। इसमें भी ऐसा हो सकता है, इसमें भी ऐसा हो सकता है। इस वाले में देखें, कैपिटल ए इधर से आ गया और स्मॉल ए इधर से आ गया, हो सकता है। स्मॉल ए इधर से आ गया, स्मॉल ए इधर से आ गया, हो गया। स्मॉल ए इधर से, स्मॉल ए इधर से, ये भी ऐसे ही। ये स्मॉल ए इधर से आ गया, स्मॉल इधर, ये भी हो गया। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव को भी फॉलो कर रही है पेडिग्री और ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी फॉलो कर रही है। तो आंसर बोथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ध्यान रखना।